इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो पाकिस्तान के फाइटर जेट JF-17 को लेकर ग्रीस से आई है एक बहुत बड़ी खबर। ग्रीस की एक वेबसाइट है पेंटापोस्टेगमा, उस पर JF-17 को लेकर एक खबर छपी है और इस खबर में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करने वाली हैं, और या मैं उसको दूसरे सेंस में कहूं तो आंखें खोलने वाली हैं। हालांकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारी बातें जो हैं वो JF-17 के बारे में ऐसी हैं जो इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों, ये है वो वेबसाइट पेंटापोस्टेगमा जिसमें JF-17 की एक ये तस्वीर लगी हुई है, फाइटर जेट की, पाकिस्तानी फाइटर जेट की, और इसका हेडर है व्हाई इज पाकिस्तान JF-17 फाइटर अ फेलियर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट एक फेलियर क्यों है। तो इस आर्टिकल में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है और मैं आपको इसके एक एक पॉइंट्स बताने वाला हूं कि इसमें किन किन बातों पर जोर दिया गया है, किन किन कमियों को उजागर किया गया है और ऐसा क्यों कहा गया है, क्या किस बिना पर यह कहा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका सब हेडर है। इसमें लिखा गया है कि जिन काबिलियतों को लेकर इसको कंसीव किया गया था JF-17 फाइटर जेट को, वो हकीकत से दूर है और ये लो कॉस्ट फाइटर डेवलप्ड विथ लो क्वालिटी चाइनीज एवियोनिक्स एंड वेपन्स, यानी कि लो क्वालिटी चाइनीज एवियोनिक्स इसमें लगे हैं और लो क्वालिटी के हथियार प्रणालियां इसमें लगी हुई हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका इतिहास बताया गया है कि JF-17 99 में अग्रीमेंट साइन हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में इसको संयुक्त रूप से डेवलप करने का। तो प्लान किया गया लो कॉस्ट लाइट वेट ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर चाइनीज एयरफ्रेम के साथ, और इसमें वेस्टर्न एवियोनिक्स लगाने की बात कही गई थी और रशियन RD-93 इंजन लगाने की बात कही गई थी जो अभी भी उसमें है। पाकिस्तान के मुताबिक इसे ऐसा बनाया जाना था जो भारत के Su-30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 को ये कंपटीशन दे सके। अच्छा, उस वक्त चाइना ने भी ये संकेत दिए थे कि इसकी बहुत अच्छी काबिलियत को देखते हुए ये अपनी एयरफोर्स में भी शामिल कर सकता है, जो कि हुआ नहीं। लेकिन इस वेबसाइट के मुताबिक अब जो है वो जो कंसीव्ड कैपेबिलिटीज़ थी उनसे ये बहुत दूर है और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत लो है। अच्छा, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अब पाया है कि भाई इसका जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है अगर कंपेयर किया जाए जो अभी के आधुनिक वेपन सिस्टम हैं, और इसको कम करने की ज़रूरत है, कॉस्ट इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। अब चाइना और पाकिस्तान भाई ऑल वेदर फ्रेंड हैं, तो इन्होंने ठीक ठाक अमाउंट जो है इस फाइटर जेट को डेवलप करने पे खर्च किया है, और इसके मुताबिक एक तरह से चाइना ने पाकिस्तान को फोर्स किया कि भाई आप चाइनीज एवियोनिक्स के साथ आप इसे लो। तो जैसा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी कि PSC कामरा जो है वो 58% शेयर है प्रोडक्शन में इसका, लेकिन इस वेबसाइट के मुताबिक ये हकीकत से कोसों दूर है। कामरा रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्शन किट्स जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट करता है और उस JF-17 को अपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में असेंबल करता है। तो ये बेहद अहम बात है। और इस वेबसाइट के मुताबिक PSC सिर्फ कुछ चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि विंग्स, फ्रंट फ्यूजलाज और इसकी टेल। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो मटीरियल यूज़ होता है वो भी चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, जबकि बाकी के सारे सिस्टम चाइनीज़ हैं, साउथ अफ्रीकन हैं और यूरोपियन हैं। इसमें जो इजेक्शन सीट लगी है वो मार्टिन बेकर की है जो UK की है। तो इसके मुताबिक इनका कहना है कि PSC कामरा को ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि एक सब असेंबली लाइन है जो इन सारे कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करती है, जो चाइनीज़ एयरफ्रेम है JF-17 का, और ये जो एयरफ्रेम है वो भी मोस्टली चाइना में ही बनता है। तो इस वेबसाइट के मुताबिक 2009 से अब तक 115 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं, और अभी 2020 दिसंबर में
डुअल सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी शामिल किए गए थे, जो आपने देखा होगा चाइना से जो आए थे यहाँ पे। अभी तक ये 2 ब्लॉक्स और वेरिएंट्स में अवेलेबल है, और एक थर्ड ब्लॉक जो बन रहा है वो ज़्यादा एडवांस होने की बात कही जा रही है, जिसमें बेटर एवियोनिक्स और आईसा रडार लगा हुआ है, लेकिन ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में तो पूछे मत, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमारे बंधु हैं वो तो इसे ऐसे देखते हैं कि दुनिया के सारे फाइटर जेट एक तरफ और इनका JF-17 फाइटर जेट एक तरफ, ब्लॉक 3 वाला। लेकिन जो इसमें ये जो वेबसाइट है, इसमें जो ये बातें कही गई हैं वो बेहद अहम हैं। और क्यों ये कह रहा है कि भाई JF-17 जो है वो एक भरोसेमंद फाइटर जेट नहीं है, इसकी वजहें भी दी हैं और इसकी तकनीकी खामियां भी इस वेबसाइट में गिनाई गई हैं। अब इसके मुताबिक मॉडर्न फाइटर जेट को रिलायबल सिस्टम्स होने चाहिए उसके पास, और मिनिमम मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, मतलब कम से कम मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आए। एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी उसके एवियोनिक्स, वेपन्स और इंजन से नापी जाती है, और JF-17 इसमें फेल हुआ है मोस्ट ऑफ द एरियाज, मतलब ज़्यादातर इलाकों में ये फेल हुआ है, ज़्यादातर फील्ड्स में। अच्छा, इसमें 27 फरवरी 2019 की भी बात की गई है, जब भारत और पाकिस्तानी एयरफोर्स आमने सामने थे, और उसमें बताया गया है कि उस दिन इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रही थी भारतीय एयरफोर्स के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI के सामने। और जब ये बताया गया कि IAF ने टारगेट किया पाकिस्तानी टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट को, और उस दिन जो इसका डेटा लिंक था, जो लिंक 17 है डेटा लिंक, वो अनरिलायबल था। यानी कि इसमें कहा गया है कि इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो पूरी तरह ठीक नहीं था, मतलब कम था, और ये F-16 फाइटर जेट के लिंक 16 से इंटीग्रेट ही नहीं हो पाया। तो ये जो है बहुत मुश्किल था। इसमें आगे लिखते हैं कि इनके पास इफेक्टिव BVR और एयरबोर्न इंटरसेप्शन रडार भी इसका कैपेबल नहीं है उतना, और जबकि कहा जाता है कि भाई ये F-16 के बाद PF का दूसरा सबसे बेस्ट फाइटर जेट है, लेकिन इसकी ख़राब परफॉर्मेंस, ख़राब एक्यूरेसी और लो वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो 27 फरवरी 2019 को दिखी। और जो रेंज एक्सटेंशन किट है वो बॉम्ब, वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, पहले ही गिर गए इंडियन फाइटर्स जेट के जैमिंग और अटैक करने के बाद। और इसमें यह भी लिखा है कि भाई पब्लिकली जो इनके नेता थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई PAF ने एक्सक्यूज़ ये दिया कि भाई बॉम्ब जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए थे और किसी को हानि नहीं पहुंचानी थी, लेकिन ये बहुत इट्स हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आते हैं इसके एवियोनिक्स पर। इसमें KLJ-7 रडार लगा हुआ है, ये भी चाइनीज़ है, और इसमें वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर है। दोनों जो सिस्टम है उनमें प्रॉब्लम है। KL-7J रडार जो है वो मल्टीपल मोड्स है, लेकिन इसके बिहेवियर में प्रॉब्लम आ रही है। इसके ऑपरेशनल और मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स हैं इसमें शुरू से ही, मतलब JF-17 प्रोजेक्ट के शुरू होने से ही प्रॉब्लम है इसमें। और नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी जो है इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन तब भी जाकर उसके मुताबिक ये काबिलियत जो है इसकी ठीक नहीं हो पाई है, और रडार जो है वो लगातार हाई फेलियर रेट्स हैं इसके। अब आप सोचिए कि रडार के लगातार फेल होने से और इतने हाई रेट्स पे फेल होने से फाइटर जेट कहाँ से अच्छा होगा। और जो इसका कंप्यूटर है, वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर, उसकी भी लिमिटेड कैपेसिटी है और हाई फेलियर रेट है, और ये कई सारे मॉड्यूल्स में ये फेल हो रहा है, इंक्लूडिंग जो इसके माल फंक्शन हो चुके हैं कई बार। और प्रैक्टिस के दौरान जो लॉन्च जोन्स हैं BVR मिसाइल रेंज की, वो भी छोटा हो गया। मतलब जो रेंज है एक्चुअली इस कंप्यूटर्स मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से, इसमें ख़राबी की वजह से वो रेंज छोटी हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर से मारेंगे, तो ये तो भाई ये तो पोल खुल रही है यहाँ पे उस रडार की। अच्छा, अब जो इस प्रॉब्लम की वजह से, जो अनरिलायबिलिटी है उसकी वजह से PAC अब इसको स्वदेशी बनाने के चक्कर में है कि इसको स्वदेशी कर दिया जाए, जिससे समस्या दूर हो। क्योंकि भाई आप कुछ कहते कुछ और हो, चाइनीज समझते कुछ और हैं और वो बना के कुछ और देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। आगे इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इसमें लिखा है कि जो वेपन लोड है एयरक्राफ्ट का, जितना मतलब वेपन लोड वो कैरी कर सकता है, वो रिमार्केबल नहीं है, यानी कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसका जो इंटीग्रल 23 mm गन है वो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो हवा में फायर करते हुए रुक जाता है, और जो राउंड बर्स्टिंग मोड होता है गन का, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जो चाइनीज SD-10 BVR मिसाइल लगी है, या जो रेंज एक्सटेंशन किट है, और जो दूसरे बम है, एंटी शिप मिसाइल है, इसके अलावा जो MiG-21 के नॉर्मल वेपन लोड हैं वही ये कैरी कर पा रहा है, और एफर्ट चल रहे हैं कि भाई दूसरे चाइनीज़ वेपन के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए, लेकिन इसमें
लिमिटेड सक्सेस मिली है, यानी कि इसमें भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो आप सोच सकते थे कि कितनी लिमिटेड भूमिका हो जाती है JF-17 की। अब हालांकि JF-17 ब्लॉक 3 में कह रहे हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन अब वो जब सामने आएगा तभी उसकी भी पोल खुलेगी, उसकी भी कमियां सामने आएंगी। लेकिन मुश्किल सिर्फ JF-17 के एवियोनिक्स या फिर इसकी गन की नहीं है, बल्कि इसके इंजन की भी है। RD-93 इंजन है जो कि रूस का इंजन है, और इसका जो शुमार होता है वो बेहद खराब इंजन में होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को यह इंजन सीधे रूस से नहीं मिलता, बल्कि रूस चीन को देता है, और चीन फिर पाकिस्तान को जो ये सप्लाई कर रहा है फाइटर जेट उसमें लगाता है। तो इसमें भी बहुत बड़ी भारी दिक्कत है। इसके इंजन में भारी समस्याएं हैं। मतलब इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें रशियन RD-93 इंजन लगा है, ये बार बार फेल हो रहा है, पुअर रिलायबिलिटी है जब से इसको लगाया गया है, और बहुत सारे इंजन्स में क्रैक्स आए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एग्जॉस्ट नोजल में, फ्लेम स्टेबलाइजर में, इंजन गाइड वेन्स में, इन सब में क्रैक्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक फाइटर पायलट के लिए इस खराब इंजन के साथ इसको ऊपर लेकर जाना कितना रिस्की है, और कितना रिस्की है। साथ ही इसकी पुअर सर्विस भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इसकी RD-93 इंजन की। और पाकिस्तान एयरफोर्स लगातार चाइना से कह रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्वालिटी मेंटेनेंस की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रिपेयर कॉस्ट जो है वो हाई है इन इंजन्स का। लेकिन समस्या जस की तस है। समस्या इसलिए जस की तस है क्योंकि चाइना को भी प्रॉब्लम हो रही है स्पेयर पार्ट्स रशिया से मंगाने में, क्योंकि बहुत सारे एम्बार्गो प्लेस हो चुके हैं उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर। तो अब आप प्रॉब्लम ये है कि ये इंजन जो है पाकिस्तान डायरेक्टली OEM यानी कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे नहीं ले सकता, इसे लेना चाइना से ही है। और चाइना प्लान कर रहा है कि भाई इन इंजन को वो अपने WS-13 इंजन जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है उससे इसको क्लियर करे, उससे इसको रिप्लेस कर दे। लेकिन वो भी इंजन अभी बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है, इसलिए RD-93 पर ही इनको भरोसा करना पड़ रहा है, और जो कि बहुत ही ख़राब है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी सर्विस की है, बहुत ज़्यादा है। रिकरिंग स्नैग्स आ रहे हैं इंजन्स में, पुअर स्पेयर्स क्वालिटी है इनकी, मतलब जो स्पेयर्स की क्वालिटी भी ख़राब है और स्पेयर्स की सप्लाई भी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब जब ज़रूरत पड़े तो स्पेयर्स आपके पास होंगे ही नहीं, यानी कि आपको JF-17 को ग्राउंडेड करना पड़ेगा। और यही बात यहाँ पे कही है कि ये एयरक्राफ्ट को कॉस्टली बना रहा है, लेस रिलायबल प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इस जहाज़ को, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को जो अवेलेबिलिटी होती है वो उसको कम कर रहा है। इसके अलावा इस आर्टिकल में JF-17 की दूसरी बड़ी खामियों की भी चर्चा की गई है, और इसमें उन देशों के इनपुट भी शामिल हैं जो देश इन JF-17 को अभी ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि म्यांमार और नाइजीरिया। तो इस वेबसाइट के मुताबिक JF-17 को ऑपरेट करने में इन दोनों देशों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। इसके मुताबिक JF-17 में बहुत ज़्यादा नैगिंग प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाई हैं। जैसे नोज़ लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम हो रही है। जब आप टैक्सिंग करते हो, जब आप रनवे पर ले जा रहे हो, तो एयरक्राफ्ट में नोज व्हील वाइब्रेशंस आ रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। वेंट्रल टेल्स जो हैं उसमें क्रैक नज़र आ रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा ख़राब, सस्ते पुर्जे और सस्ते के चक्कर में बेहद ज़्यादा क्वालिटी को ख़राब कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें चर्चा की गई है म्यांमार और नाइजीरिया के भी, जिनको प्लेन ये दिए गए हैं। तो 4 एयरक्राफ्ट गिफ्टेड टू म्यांमार बाई चाइना जो चाइना को दिए गए हैं, उनमें भी प्रॉब्लम है, उनके भी वेंट्रल ट्रेल में क्रैक्स हैं। वहीं नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया को 3 मिले हैं, उनमें भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि श्रीलंका इसमें बुद्धिमान निकला, उसने इस JF-17 को लेने का प्लान जो है फिलहाल टाल दिया है। नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया को इन्होंने सुपर मुशाक जो एक इनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो भी सप्लाई किया हुआ है, ख़रीदा है नाइजीरिया ने पाकिस्तान से। वो भी जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, यानी उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो आप फाइटर जेट की तो छोड़ दीजिए, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है मुशाक, उसमें भी मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, और वो भी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है जो पाकिस्तानियों द्वारा चार्ज किया जा रहा है। हालांकि इन सारी बातों पर पाकिस्तान की तरफ से एक ही जवाब आएगा कि ये सब झूठ है, ये साजिश है, उनके JF-17 फाइटर जेट को बदनाम करने की ये साजिश रची जा रही है। तो इस पर मैं आपसे कहूंगा कि भाई आपका हक है अपने फाइटर जेट को डिफेंड करने का, उसे बेहतर बताने का, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बात तो होगी, और जरूरत उन्हें ठीक करने की है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी आवाम का पैसा लगा है। और आवाम कहीं की भी हो, चाहे वो हमारे देश की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे किसी भी देश की हो, उनका पैसा अगर लग रहा है किसी भी चीज में तो वो सही जगह में लगे, ना कि बर्बाद हो।
अच्छा, इसमें पेरिस एयर शो की भी चर्चा की गई है, जिसके बारे में पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई वहाँ पर तो हमने पता नहीं क्या झंडे गाड़ दिए थे। तो उसके बारे में कहा गया है कि वहाँ भी प्रॉब्लम हुई, इसमें लो स्पीड रन में JF-17 को वहाँ दिक्कत हुई थी और ये बात सारे लोग जानते हैं। आगे इस खबर में लिखा गया है कि भाई जो इसकी परफॉर्मेंस है उसे देखते हुए चाइना ने एक भी सिंगल यूनिट भी इस टाइप के जहाज़ को अपने उसमें शामिल नहीं किया, जबकि उसके पास J-10 ज़्यादा कैपेबल फाइटर है और इससे ज़्यादा बेहतर है। और अब पाकिस्तान की नज़रें उस पर गड़ी हुई हैं कि भाई वो मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान के लिए J-10 को लेना भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि 2018 में इसकी कीमत करीब $25 मिलियन थी। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से अर्थव्यवस्था है, गिरी हुई है, उसके मुताबिक इसमें अब 30% की बढ़ोतरी हो गई है। तो आप सोच सकते हैं कि जब पैसा पाकिस्तान का कमज़ोर हो रहा है तो रेट बढ़ गया। अब 25 मिलियन को अगर आप 30% बढ़ा दे तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा है, और ये पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। तो आगे इस खबर में ये लिखा हुआ है कि भाई J-10 को लेना बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसकी आर्थिक हालात जो हैं उसके बहुत ख़राब है। और सबसे दिक्कत ये हो रही है कि मटेरियल और स्पेयर सपोर्ट जो है वो भी चाइना से इनको लेने पड़ रहे हैं, और जिसमें भारी दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए JF-17 इस वक्त एक मुसीबत बना हुआ है। अच्छा, इसमें एक और बेहद अहम बात लिखी है। पाकिस्तान बताता है कि हमारा 4th जनरेशन है, ये जनरेशन है, वो जनरेशन। इसमें लिखा है कि ये 3.5 जनरेशन वाला एयरक्राफ्ट है। मतलब जो अभी तक जो 2 ब्लॉक आए हैं वो 3.5 जनरेशन के हैं। तो हो सकता है कि जो ब्लॉक 3 आ रहा हो वो शायद 4 हो या 4+ हो, लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, और ये JF-17 में बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देश को सही और सटीक जानकारी पहुंचाइए हर जगह, हर कोने में। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।